मुन्नू भाई एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे। बहुत अच्छे अदीब, कॉलम निगार, शायर और फिर सबसे अहम बात ये कि एक इंसान दोस्त शख्सियत। और ये वो सारी ख़ुसूसियात हैं जो हमेशा याद रखी जाएँगी। अब से 2 बरस पहले 19 जनवरी ही को मुन्नू भाई इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। आज उनकी याद में ये प्रोग्राम जो हमने तरतीब दिया है, इसमें हमारे साथ असगर नदीम सैयद साहब शामिल हैं, जनाब नूरुल हुदा शाह साहिबा हैं, हमीद शाहिद साहब हैं और इस प्रोग्राम को मॉडरेट करना था डॉक्टर ज़ियाउल हसन ने, जो कि जामिया पंजाब में उर्दू डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इशू की वजह से अब ये ज़िम्मेदारी हमीद शाहिद साहब के पास है। अलबत्ता डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से गुज़ारिश की थी कि वो मुन्नू भाई की जो शोरे आफाक नज़्म है, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वो हमें पढ़ दें और वो उन्होंने किया, तो इस प्रोग्राम का आगाज़ उसी नज़्म से हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुन्नू भाई की एक बहुत खूबसूरत नज़्म जो जितनी वैलिड आज है इतनी वैलिड शायद उनके ज़माने में भी नहीं होगी। इस नज़्म का उन्वान है एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, चोरां डाकुआं कातलां कोलों, चोरां डाकुआं कातलां बारे की पुछदे हो? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ? ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਜ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਜ ਵਸਣਗੇ? ਕੌਣ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੂ, ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਈ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਟੈਕਸ ਚੁਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਈ। ਖੋਜੀ ਰੱਸਾਗੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਔਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਣਕਾ ਮੰਗਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਣੀ। ਇੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਨਹੋਣੀ। ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆਂ ਕਦੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਰਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਲਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, साढ़े घर विच डाके वजे, साड़ियाँ नीयां पुट्टियां गईयां, साढ़े वेड़े लाशां विछियां, साड़ियां इज्जतां लुटियां गईयां। असी विचारे जख्मी हत्थां दे नल इंसाफां दे बूहियां नूं खड़कांदे रह गए। इल्लां कावां कुत्तियां कोलों अपने जख्म छुपांदे रह गए। ਦਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता ते होना है कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पिचारो, 40 कुत्ते, 25 नौकर, 10 कनीज़ां कित्थों आईयां? कित्थे लगियां ए टकसालां? देस पराए बड़ियां चीज़ां कित्थों आईयां? कित्थों आया चिट्टा पाउडर, काली दौलत कित्थों आई? कित्थों आए परमट लीज़ां कित्थों आईयां? एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, असी विचारे बोड़ां थल्ले उगण वाले घाह दे तीले, धुप तूं मींह तूं तरस गए हाँ।
ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, 10 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਗੰਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 26 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਬੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਦਿਵਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਖਾਬ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ कमिश्नर साहब बहादुर। इंसान दोस्त मुन्नू भाई से मेरी पहली मुलाकात ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हुई थी। तब मैं एक तालिब इल्म था और मुन्नू भाई इमरोज़ से वाबस्ता मारूफ सहाफ़ी, ये सन 1981 का साल था। और मुन्नू भाई से मेरी आखिरी मुलाकात उनकी ज़िंदगी के आखिरी साल में किश्वर नाहिद के यहाँ हुई थी। वो एक तकरीब के लिए आए थे इस्लामाबाद में। ये SDPI की तरफ से उनके एजाज़ में मुनक़िद हुई थी तकरीब। मुन्नू भाई की गुफ्तगू और नज़मों ने जो समा बांधा था, शायद ही वो भुलाया जा सके। उन दिनों भी एहतसाब का चर्चा था और मुन्नू भाई से फरमाइश करके हाज़रीन ने उनकी वो तीखी नज़म सुनी थी जिसमें एहतसाब के चीफ कमिश्नर साहब बहादुर को मुखातिब करके कहा गया था कि चोरों और डाकुओं का एहतसाब चोरों और डाकुओं से कैसे मुमकिन होगा। इन दो मुलाकातों के बीच जब जब मुन्नू भाई से मिला, उन्हें पढ़ा, सुना, उस दर्द को महसूस किया जो उन्हें इंसानियत के हवाले से उम्र भर लाहक रहा। मैं समझता हूँ कि यही इंसान दोस्ती, उनकी तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली है और जिंदगी का शिनाख्तनामा भी। मुन्नू भाई कहा करते थे, जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल पर आदमी का शिनाख्ती कार्ड बदलता रहता है, मगर मुझे लगता है कि उम्र भर उनके पास शिनाख्ती कार्ड एक ही रहा। जी, उस शिनाख्ती कार्ड पर इंसान दोस्ती की अलामत, इंसान दोस्ती के अल्फाज, रोशन अल्फाज लिखे हुए थे। उन्होंने एक बार अपने बारे में लिखा था, कोट, मैं वजीराबाद में मियाँ गुलाम हैदर का पोता और बाबू मोहम्मद अजीम कुरैशी का बेटा हूँ। रावलपिंडी के मुख्तलिफ स्टेशनों पर मैं स्टेशन मास्टर का बेटा था। रावलपिंडी में अखबारी रिपोर्टर और टेलीविजन का नामा निगार था। कृष्ण चंद्र लाहौर में मलिक शम्स का किरायादार था और अब रिवाज गार्डन लाहौर में 364 होकर रह गया हूँ कि यहाँ लोग मेरे मकान का नंबर जानते हैं, मुझे, मेरे वालिद और मेरे दादा को नहीं जानते। मियाँ गुलाम हैदर की मस्जिद, बाबू मोहम्मद अजीम कुरैशी के प्लेटफार्म और टेलीविजन के ड्रामे में पीछे छोड़ आया हूँ और यहाँ अपना नया शिनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिशों में मसरूफ हूँ। मुन्नू भाई के यहाँ ये सारी शिनाख्तें उन छोटे छोटे नुक्तों की तरह हैं जिनसे मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनती है। इंसान दोस्त मुन्नू भाई की खूबसूरत तस्वीर, और कोई भी नुक्ता इस तस्वीर से बाहर नहीं है। मुन्नू भाई ने अपने आप को आम आदमी कहा, ऐसा आम आदमी जो गुर्बत में जिंदगी बिता देता है, भूखा सोता है, नंगे पांव कांटों पर चलता है और धूप में प्यासा जलता है। यही सबब है कि आम लोग मुन्नू भाई के कलम का मौजू होकर कागज पर उतरते रहे हैं। मुन्नू भाई चले गए तो हर शख्स अगवार था। मैं अबू धाबी में था, दोस्तों का फोन आया, वो मुन्नू भाई के लिए ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत करना चाहते थे। ये इजलास वहाँ की पाकिस्तान जर्नलिस्ट फॉर्म ने न्याज लाइब्रेरी पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में रखा था। तकरीब हुई और भरपूर हुई। सब मुन्नू भाई को याद कर रहे थे जैसे उनका कोई बहुत करीबी अजीज बिछड़ गया हो। किसी ने उनकी कालम निगारी के मौजूआत का जिक्र छेड़ा जो पछड़े हुए और पिसे हुए तबकात के दुखों का अहाता करते थे, तो किसी ने उनकी जमहूरियत पसंदी और आमरीत दुश्मनी और उससे जुड़े हुए दिलचस्प वाक़यात सुनाए। कोई उनकी शायरी का जिक्र कर रहा था तो कोई उनकी ड्रामा निगारी का, जिनमें आम आदमी से जुड़े हुए मौजूआत कहीं भी नज़र से ओझल न होते थे। सुन्नत फाउंडेशन का जिक्र हुआ और औरतों के हवाले से उनकी तरफ से मुसलसल उठाई गई आवाज़ों का भी। इजलास ख़त्म हो गया, सबके दिल बोझल थे।
मेरी बेगम जो इस इजलास में थी मेरे करीब आई और कहा, मुझे अफसोस है आप में से किसी ने उस बात का जिक्र नहीं किया जो मैंने किश्वर नाहिद के यहाँ उनसे खुद सुनी थी और बहुत रोई थी। मुझे याद आ गया उस आखिरी मुलाकात में हम सब किश्वर नाहिद के यहाँ जमा थे। वहीं मुन्नू भाई ने कई बातें बताई थी जो लगभग सब मेरी पहले से सुनी हुई या पढ़ी हुई थी। तहाँ वो बात जिसका जिक्र यास्मीन कर रही थी यकीनन वही थी जिसे वो घर आकर बार बार दोहराती रही थी और उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। मुन्नू भाई ने बताया था कि उनके वालिद तबीयत के सख्त थे। उनके मिजाज के खिलाफ जब बात होती तो वो भड़क उठते थे, जबकि माँ बहुत नरम दिल और सरापा मोहब्बत थी। लिहाजा वो माँ के करीब होते चले गए और ये माँ से मोहब्बत ही थी कि वो लुकनत का शिकार हुई है। इस लुकनत का सबब माँ के गाल पर पड़ने वाला वो थप्पड़ था जो तैश में आकर मुन्नू भाई के वालिद ने जड़ दिया था। ये मुन्नू भाई के बचपन का वाकया है, मगर उनका कहना था कि वो चीज़ों को बहुत समझने लगे थे। माँ को यूं पिटता देखकर वो चारपाई के नीचे छुप गए थे और जब वो वहां से निकले तो लुकनत का शिकार हो चुके थे। माँ से मोहब्बत उन्हें औरत के वजूद से लिपटे दुखों के करीब ले गई। अपनी कालम निगारी के आगाज के बारे में उनका कहना था कि इसका मुहर्रक भी एक माँ का दुख था। वो माँ जिसका बच्चा गुम हो गया था और जिसने अपने गुमशुदा बच्चे की एक निशानी ये बताई थी कि उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। जब दुखियारी माँ अपने बच्चों की निशानियां बता रही थी तो अचानक रुक कर दूर खला में देखने लगी थी। उनके बच्चे को गुम होते कुछ दिन गुजर गए थे। कहने लगी, अब तो उसके सफेद कपड़े भी सफेद कहाँ रह गए होंगे, मैले हो गए होंगे। बहुत साल पहले मुन्नू भाई ने अपने एक कालम का उन्वान पंजाबी में यूं जमाया था, असी ते गल्लां करने, यानी हम तो बस बातें करते रहते हैं। वाकई यह है कि इंसानियत का दम भरने वालों को हमने महज बातें करते पाया है, बातें बातें और सिर्फ बातें, इससे आगे कुछ नहीं। मगर मुन्नू भाई का मामला यूं था कि वो महज बातें नहीं करते थे, उनकी जिंदगी इसका अमली मजर हो गई थी और वो इंसानियत के दुखों से जुड़ा हुआ दिल निकाल कर कागज पर रख दिया करते थे। और आखिर में मुझे ये कहना है कि गिरेबां के नाम से लिखे गए कालमों में महज बातें नहीं होती थी, मुन्नू भाई का धड़कता हुआ और लहू उछालता हुआ दिल होता था। इंसानियत के दर्द में लहू लहू होता दिल, इसी दिल ने उन्हें सारी जिंदगी बेचैन रखा। मुझे याद है मुन्नू भाई की जिस कालम का उन्वान मैंने ऊपर लिख दिया है उसके आगाज में उन्होंने ये भी लिखा था, कोट, ये माज करीने क्यास या मुमकिन ही नहीं यकीनी भी हो सकता है कि सारा आजम के किसी नखलिस्तान की तितली के परों की फड़फड़ाहट के रद्द अमल से कुतुबैन का कोई आइसबर्ग या हमारिया का कोई ग्लेशियर टूट जाए और हजारों बस्तियां एवलांच की जद में आ जाएं। मुझे यूं लगता है मुन्नू भाई की हिस्सियात के इलाके में ऐसी हजारों बस्तियां थीं जो इंसानी दुखों से इबारत थीं। साराई नखलिस्तान की तितली के परों की जुम्बश से एवलांच की जद में आने वाली इंसानी बस्तियां। मुन्नू भाई अपनी हिस्सियात के अंदर, बहुत अंदर, और इन्हीं तुंद पानियों की बाढ़ में जीवन बसर करते रहे और इन्हीं इंसानी दुखों के हलकारों में अपनी सारी हिस्सियात को समेट कर जिंदा आदमी की जिंदगी जी कर चले गए। तो ये मैंने कहा कि चंद सतरें उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए, वरना तो ये है कि उनसे जो मुलाकातें रहीं उनका क्या कहना, और जिस कदर वो अजीम आदमी थे हम सब जानते हैं जी। तो असर नदीम सैयद साहब, आप फिर आगाज कीजिए कुछ बात इस पर। मुन्नू भाई से मेरा 45 साल का रिश्ता रहा है और वो रिश्ता कभी एक दिन के लिए टूटा नहीं था। और कई वजूहात हैं उनके करीब रहने की। सबसे बड़ी वजह ये थी कि 20 साल मेरा घर उनके घर के पास था और सुबह मैं कॉलेज जाने से पहले मामूल था कि मैं, क्योंकि उनका घर का दरवाजा खुला रहता था, हर वक्त खुला रहता था, तो मैं सिर्फ हल्की सी नॉक करके अंदर जाता था। उन्हें पता था मैं आ गया हूं। कहते थे बस ये कॉलम मुकम्मल हो जाए, तुम बैठो चाय पियो। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है कि कॉलम लिखना और डेली लिखना एक बहुत बड़ी मुशक्कत है। वो कभी कभी तो ये कहते थे, लेकिन हम महसूस करते थे कि जिस तरीके से फैज अहमद फैज पाकिस्तान टाइम्स के इदारिये को टालते रहते थे, 4 बजे आखिरी कॉपी जाती थी, वो टालते रहते थे इसलिए कि उन्हें ये लगता था कि
ابھی میرے اندر بات بنی نہیں. تو 4 بجے جب وہ قلم اٹھاتے تو اداریہ لکھا جاتا تھا. یہ لکھا ہوا ہے, سب نے دوستوں نے لکھا ہے. منو بھائی کا بھی یہ حال تھا کہ 3 منٹ میں کالم تو لکھ لیتے تھے, لیکن ان 3 منٹوں تک پہنچنے کے لیے ان کو 2 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے. اور یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو منٹو ڈیلی 2 افسانے لکھنے کے لیے کرتا تھا. یہ ایک عجیب و غریب لوگ تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور کالم کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کالم لکھنا ہے یا گھسیٹنا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کالم کے ساتھ کمٹمنٹ بہت خوفناک تھی منو کی, بہت کمٹمنٹ تھی کہ میری کوئی چیز, میرا کوئی جملہ, میرا کوئی ایشو خالی نہ جائے یا وار اس کا خالی نہ جائے. جنگل اداس ہے جو ان کے کالموں کا مجموعہ ہے, وہ عجیب و غریب ہے. اس میں دوستوں کے نوحے ہیں. اب بات کہاں کہاں جائے کہ کتنی درد مندی کے ساتھ وہ دوستوں کو میں شریک ہوتے تھے. اچھا, ان کے پہلو بہت سارے ہیں. کالم جو ہے نا, کالم تو ان کی ایک طرح سے پہچان اس طرح بنا کہ جو کچھ وہ کہیں اور نہیں کہہ پاتے تھے تو کالم میں اس کا اظہار ہو جاتا تھا, اور ساری دن ہنساتا رہتا تھا اور کالم میں رلا دیتا تھا. منو بھائی کی محفل کے لیے لاہور کی شامیں اوپن ہوتی تھی, اور میں چونکہ گواہ ہوں, لوگ کہتے تھے کسی طرح منو بھائی ہماری شام میں شریک ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محفل کو ایسا بنا دیتا تھا کہ بس پھر وہ اسی کی محفل ہو اور لوگ انجوائے کر رہے ہوتے تھے, لطف لے رہے ہوتے تھے. تو وہ جو دکھ ان محفلوں میں چھپاتا تھا وہ پھر کالم میں ظاہر کرتا تھا. صبح صبح وہ دکھ ریلیز ہو جاتا تھا. تو ان کی حیثیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ, ان کی شاعری تو چلو ایک طرف ہے, اگر آپ نزار کبانی, محمود درویش اور جو فلسطینی شاعروں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, بہت مزے کے ترجمہ, عجیب و غریب ترجمہ اور عجیب و غریب شاعری ہے وہ. یعنی پوری انسانی سیاست میں جو جبریت ہے, یا پوری انسانی زندگی میں جہاں جہاں ظلم اور ناانصافی کی مختلف شکلیں ہیں, ان تمام شکلوں کو کس طرح اس نے بیان کیا ہے. تو گویا اس کے اظہار کے کئی راستے تھے, کئی راستے, صرف ایک نہیں تھا. پھر ڈرامہ تھا, اظہار کا راستہ ڈرامہ تھا. اور میرا خیال ہے ڈرامے پہ آپ کی بات سنتے ہیں پہلے نور رضا شاہ سے ہم کہیں گے کہ وہ ذرا ڈرامے پہ تھوڑی بات کریں, ڈرامے پہ آئیں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے, مجھے ذرا بات کو کہیں مکمل کرنے دیں. جی پلیز. تو یہ جتنے اظہار کے رستے ہیں ان میں ایک ٹیلی ویژن, لیکن یہ کوئی بہت بڑا رستہ نہیں تھا, یہ میں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ نور رضا شاہ گواہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم تینوں کو لکھنے کی کتنی آزادی تھی, یہ ہم سب تین جانتے ہیں, اور ہم نے اس میں سے اپنا راستہ کیسے نکالا یہ بھی ہم تینوں جانتے ہیں. تو ان معنوں میں وہ کوئی بہت بڑا راستہ نہیں تھا منو بھائی کے لیے. منو بھائی کے لیے پھر بھی جو کھڑکی کھلی تھی وہ غریبان ہی کی تھی, وہ بہت بڑی کھڑکی تھی جس سے اس نے پوری دنیا کو دیکھا اور پوری دنیا کے دکھوں کو سمیٹا. تو بہرحال میں ان 3-4 جو منو بھائی کی شخصیتیں ابھی اور بھی ہیں تو اس پہ پھر بات کریں گے پلیز. بڑے مزے کی آپ نے گفتگو کی, اور درست ایک سیکنڈ کے لیے آف لائن ہو کر دوبارہ آتی ہوں, اس لیے کہ آواز بند ہو گئی ہے. ہاں کوئی بات مجھے ایک سیکنڈ صرف دیجیے پلیز. ہاں بالکل صحیح. تو میں یوں کرتا ہوں, دیکھیے ابھی اس کو ہم ظاہر جاری رکھتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ منو بھائی کو میں مختلف محفلوں میں خود لے کے جاتا تھا, اس لیے کہ انہوں نے کبھی گاڑی رکھی نہیں. گاڑی صرف انہوں نے آخری 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں گاڑی رکھی, لیکن چلاتے نہیں تھے. جب ڈرائیور ہوتا تھا تو پھر گاڑی. تو ان کو ڈیلی میرا معمول تھا کہ پارٹی ہاؤس ہم جب اکٹھے آتے تھے تو میں انہیں پک کرتا تھا. کشور کے ہاں جتنی پارٹیز تھیں اس میں بھی میں انہیں پک کر کے لے کے جاتا تھا. میری 2 مستقل سواریاں تھیں, 3, جاوید شاہین, منو بھائی اور زاہد ڈار, یہ میری 3 سواریاں تھیں.
और अच्छा, वो एक वो बड़ा मजे का वाकया सुनाते थे वो थोड़ा ग्रुप का, वो क्या वाकया है, जरा वो आपको सही याद होगा? हाँ हाँ हाँ, वो बहुत बहुत अहम वाकया। मसला ये था कि 3 थत्थे मेरी गाड़ी में होते थे। अहमद मुश्ताक बिल्कुल नेक्स्ट डोर मेरा नेबर था, अहमद मुश्ताक बिल्कुल नेक्स्ट डोर, और उसके बाद ये और जावेद सिंह, तीनों हम चारों लोग इकट्ठे रहते थे। तो मैं गाड़ी निकालता था, सबको एक एक करके पिक करके। तो अब क्या हुआ, किसी बात पे मेरी गाड़ी ही में तीनों के सींग अड़ गए और तीनों थत्थे। अब जो बात रिवाज गार्डन से चली थी वो 1.5 जुमला टी हाउस तक पूरा हुआ। मैंने कहा भाई टी हाउस आ गया, अब जो लड़ना है अंदर आके लड़े। जब ये तीनों अंदर आए तो हबीब जालिब बैठा हुआ था, उसने इनको देख लिया, उसने कहा लो जी आज तो हथौड़ा ग्रुप आ गया है। हथौड़ा ग्रुप उन दिनों बड़ा मशहूर था, तो उसके उन्होंने कहा ये थथौड़ा ग्रुप, अगर वो ये थथौड़ा ग्रुप है, तो वो इस तरह से ये बात मशहूर हो गई। ये तो है, उनकी जो जुमला फेंकना उन पे खत्म थी बात। अच्छा, अभी ड्रामे की बात जिसकी तरफ असगर नदीम सैयद ने इशारा किया, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी खिड़की उनकी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें जो उन्होंने ड्रामे लिखे, और ज़ाहिर है उन्होंने किरदार बहुत निचले पिसे हुए तबके से उठाए और बड़े शगुफ्ता किरदारों को उन्होंने मुतारफ कराया। तो आप उनके ड्रामे को कैसा देखते हैं नूरुल हुदा शाह? आप तो ज़रा ड्रामे का बड़ा नाम है, और आप असगर नदीम सैयद और आप लोगों ने ड्रामा तो कहाँ से कहाँ पहुंचाया। अभी आपने जिस जुमले से ये बात शुरू की कि उन्होंने बिल्कुल निचले पिसे हुए तबके से किरदारों को उठाया, दर हकीकत अभी इससे पहले तक जो भी बात हुई है, मुन्नू भाई ने वो तमाम अपना किरदार जो है ड्रामों में एक ड्रामा निगार की हैसियत से भी अदा किया। एक ऐसा ड्रामा निगार जो सरापा इंसान है, और एंटरटेनमेंट में वो इंसानों को, उन पिसे हुए इंसानों को जो आज जिनकी कोई जो आज एक बोझ महसूस होते हैं इस मुल्क की रियासत को, हुकूमत को, उनका जिक्र किया। हर दौर में जो बोझ महसूस हुए हैं उनका जिक्र किया, हंसी हंसी में भी किया और संजीदगी के साथ भी किया। ऐसे ड्रामा निगार की आज तो बिल्कुल ही कमी है, लेकिन एक ऐसा ड्रामा निगार जो एंटरटेनमेंट के नाम पर, और जाहिर है कि जब मुन्नू भाई ड्रामा लिख रहे थे तो ये कारोबार नहीं बना था, अभी पीटीवी मौजूद तो था, लेकिन लिखने वाले अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपने एहतजाज, अपने इख्तिलाफ के इजहार के लिए पीटीवी की तरफ आते थे। पीटीवी को कोई इतने ज्यादा पैसे उठाकर नहीं देता था उस वक्त, तो क्योंकि ये कारोबार भी नहीं था। और मुन्नू भाई ने जो ड्रामे इसमें लिखे, न सिर्फ ये, लेकिन एक और चीज भी मैं कहूंगी, पंजाब में लाहौर से लिखने वालों ने, असर बाद में आए, और अशफाक साहब ने भी लिखे, बहुत से लोग लिख रहे थे, मगर इस तरह से पंजाब का रंग उठाकर कि पंजाब का अदीब जिस पंजाब के इंसान को उर्दू अदब में लिख रहा था, वो उसे उठाकर जिस तरह पूरे लहजे के साथ, पूरे दुख सुख के साथ, अल्फाज की आमेजिश के साथ जिस तरह मुन्नू भाई उसको लेकर आए, उसमें सबसे बड़ा कमाल ये था कि उसी पिसे हुए तबके के साथ उनकी कमिटमेंट उनके जुमलों में, किरदार निगारी में नजर आती थी। तो मुन्नू भाई को सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो ये जाता है कि उन्होंने पंजाबी समाज को, मैं सिर्फ नहीं कहूंगी, पंजाब की धरती को, पंजाब के धरती की जड़ों में रहने वाले इंसानों को किरदारों की सूरत में पाकिस्तान की स्क्रीन पर वो सामने ले आए। वो जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है, वो जिनका जिक्र ज्यादा नहीं आता है, वो मुन्नू भाई लेकर आए। सो मुन्नू भाई, इवन मुझे
याद है जिस जमाने में उन्होंने सोना चांदी लिखा था, और जिस तरह हमारे लिए कहा जाता था, मेरे लिए कहा जाता था, या कादिर जुनेजों के लिए कहा जाता था कि हमने सिंध को मुतारफ करवाया पाकिस्तान के स्क्रीन पर। लेकिन सोना चांदी जब लिखा गया तो उस वक्त मैंने ये चीज खास तौर पर देखी कि इस ड्रामे का व्यूअर सिंधी बहुत ज्यादा था। मुझे यहाँ सिंध में सिंधी बोलने वालों की दिलचस्पी सोना चांदी में बहुत ज्यादा मिलता है। ये वो काम है दर हकीकत जो हमें आपस में जोड़ता है ये काम। अगर हम अपने किरदारों को दूसरी जबानों के साथ इस अंदाज से कि उनमें मुमासलत पाई जाए कि हमारे दुख एक जैसे हैं, हमारी जबान की रंगीनी, खूबसूरती, मिठास एक जैसी है, हमारे मसाइल एक जैसे हैं, इस तरह जब वो इसका इजहार आता है तो एक मेरा ख्याल है कि इस तरह का कारनामा मुन्नू भाई जैसे ड्रामा निगारों ने और अदीबों और शायरों ने किया है अपनी जगह। दूसरी चीज, मुन्नू भाई से मेरी जो मुलाकात थी, जाहिर है कि मेरी भी एक ड्रामा निगार की हैसियत से उनसे पहली बार मुलाकात हुई जब लाहौर में, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गले लगा कर कहा, और ये है कोई 92 की बात, 91 92 की बात। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गले लगा कर कहा कि तुझे पता है मुझे दो औरतों के साथ, पाकिस्तान में 2 औरतों के साथ इश्क है। जब मैं जरा उनसे उम्र में काफी बहुत ही कम थी तो मैं जरा कॉन्शियस हो गई, टिपिकल उस एक लड़की की तरह। कहने लगे कि वो 2 औरतें हैं, एक बेनजीर भुट्टो और एक तू। मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट था, मेरे लिए बहुत बड़े ये जुमला था। और मेरी उनसे आखिरी मुलाकात भी लाहौर में हुई, और मैं उनके करीब गई और मैंने उनसे पूछा, मेरा ख्याल है कि उनके इंतकाल से कोई 1-1.5 साल पहले, मैंने कहा कि आप मुझे पहचानते हैं? कहने लगे कि नाम बताया, मुझे गले लगा लिया और मुझे कहने लगे, मैं हैरान हुई, मुझे कहने लगे मुझे तेरे साथ आज भी वैसी ही मोहब्बत है। उन्होंने वही बरसों पुराने जुमले को वही जोड़ दिया। इस वक्त हम देखते हैं कि इस मुल्क की जो जिन जबानों में जहाँ भी जो कुछ भी लिखा जा रहा है, हमारा वो अदीब अब वो स्टेज खाली होता चला जा रहा है। जो अदीब इंसान था, खुद भी इंसान था और इंसान दोस्त भी था। इस तरह के लोगों की और अदीबों की कमी आ रही है। आप ड्रामा की बात कर रहे हैं, ड्रामा कारोबार बन चुका है, और मुन्नू भाई जैसा काम जो है वो एक प्यास की सूरत में जरूरत रहेगा। और काश हमारे पास ऐसी एकेडमी हो जिनमें इस तरह का काम जो पीछे मुन्नू भाई ने और मुन्नू भाई जैसे अदीबों ने छोड़ा है वो पढ़ाया जा सके और उसे एक तसलसल दिया जा सके। बहुत खूब आपने बातें की, और बड़ा अच्छी बात आपने एक ड्रामे के हवाले से जो कहा वो पैसा बनाने का। तो मुन्नू भाई की एक नज्म में मुझे वो लाइनें मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद असगर नदीम की तरफ जाता हूँ कि मंडी पैसा पैसा कर दी, सारे रिश्ते तोड़ रही है, चादर चार दीवारी अंदर अपनियां लीरां जोड़ रही है, राहदारी दे टोल प्लाजे थां थां लगे पुलिस दे नाके, स्विट्जरलैंड दी सैर करांदी बैंकां ते अशराफ दे डाके, सब तो वड्डी दुश्मन साड़ी अनमिल ते बेजोड़ तरक्की। यानी आप देखें ये मुन्नू भाई का मुझे लगता है कि उनके कालमों में भी उनके ड्रामों में भी ये मसला बुनियादी रहा है। हालांकि वो खुद बड़े तरक्की पसंद थे। मुझे याद है मैंने एक उनका बिल्कुल उनकी आखिरी दिनों में जब वो बीमार थे, बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, शेव कई दिनों की लगता है कि वो नहीं कर सके थे, और उस हालत में उनका एक टीवी वाले ने कोई क्लिप उनका एक लिया
کہ उनसे पूछा जी कि इस मुल्क की हालत कैसे बेहतर हो सकती है, उसने कहा जी सोशलिज्म के जरिए, बस एक रास्ता है। यानी एक तरफ तो वो तरक्की पसंदी का इस तरफ ये बात कहते थे, और दूसरी तरफ वो इंसानी रिश्तों के साथ जुड़ते थे, और वो पुराना जो आपका तहजीब है, पुराना जो कल्चर है, वही जिसकी तरफ हमने उनकी नज्म जो है कि वो भी खूब दिहाड़े सन मिल जांदा सी खा लेंदे सन, वो वाला सिलसिला है। तो आप इन दोनों को देख के आप इन्हें अगर ड्रामों के करैक्टर्स में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक खालिस इंसान जो तहजीबी सतह पे मुआशरे को उठाना भी चाहता है और उसकी तरक्की भी करना चाहता है। तो आप असगर नजीम इस पे क्या कहेंगे? उनका एक सीरियल था शुरू में, मलका पुखराज के हस्बैंड सैयद शबीर हुसैन शाह का नावल था जी जी सियाल। तो उसमें एक जुमला था, मैं वो दोहराता हूँ, वो तकिया कलाम था। अब उसकी मानवियत को जरा सा गौर करें कि जमाने गुजरते जाएंगे, वो जुमला अपना मानी देता रहेगा। वो जुमला ये था, पीर सही आंदा है ते मिठे चावल खांदा है। हाँ। ये जो पीर सही है, ये सियासतदान भी है, ये वडेरा भी है, ये हर वो शख्स है जिसका वसाइल पे गलबा है, जो वसाइल अपने हक में इस्तेमाल करता है और करना जानता है। तो ये अलामत बन गया, और ये अलामत आज भी रेलेवेंट है, किसी भी जमाने में आप चले जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात कि जब ये नूरुल हुदा शाह ने बात कही कि कमर्शियल हो गया, बिल्कुल ठीक। तो ये सवाल जब मुन्नू भाई के सामने आया, मैं भी उस डिस्कशन में मौजूद था, तो उन्होंने जो जुमला कहा मैं वो हमेशा उनके नाम से दोहराता हूं। वो जुमला ये था कि जब ये कहा गया कि जी हम तो वो बनाते हैं जो लोग देखते हैं, तो उन्होंने कहा सुनो, कुत्ते को भूख लगती है, वो कुचला शौक से नहीं खाता, उसे भूख लगती है इसलिए वो खाता है। उसे नहीं पता ये कुचला है, चूंकि उसे भूख लगती है इसलिए वो खा लेता है और मर जाता है। तो तुम जो चीज बना रहे हो, देखने वाले की मजबूरी है, उसे भूख लगती है, वो देखेगा। ये फैसला करना किसका काम है कि क्या दिखाना चाहिए, क्या इंटेलेक्चुअली किसी मुआशरे की जरूरत होती है, क्या जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक का ड्रामा है या फिल्म है, वो उनकी सोसाइटी को तब्दील करने के लिए किस तरह इस्तेमाल हुआ है, और आप किस रुख पे जा रहे हैं और किस रुख की तरफ आपने अपने आर्ट को इस्तेमाल किया है। तो खैर, ये उनका एक बड़ा मशहूर वो था। अब मैं ये देखता हूं कि मुन्नू भाई लाउबाली थे, क्योंकि टेलीविजन ड्रामे के लिए जिस खास तरह की एक चाहिए जुड़त, जो सच कहता हूं कि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, माशाल्लाह अभी भी पढ़ा रहा हूं, मैंने वहां भी अपना टाइम पूरा दिया और टीवी को भी दिया, या जहां भी अदब को भी दिया, जैसे सब करते हैं। लेकिन मुन्नू भाई के लिए जरा मुश्किल था। मुन्नू भाई अक्सर मैं कहता हूं कि वो अपनी चॉइस पे लिखते थे, यानी टाइम मिल गया है तो उन्होंने आइडिया दिया और वो उस पे आए, या उनको मजबूर किया जाता। मैंने खुद देखा, मोहम्मद निसार हुसैन ने उन्हें कई दिन परसुएड किया कि मुन्नू भाई लॉन्ग प्ले, महीनों डिले किया उसने, लेकिन फिर दरवाजा लिखा, बहुत कमाल का ड्रामा लिखा उसने। तो इस तरह से मुन्नू भाई का अपना एक मिजाज था, जो बज़ाहिर लगता था कि बस वो आज यहां बैठा है, कल वहां बैठा है, आज इस महफिल में है, कल उस महफिल में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था पाकिस्तान के समाज के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ, खास तौर पर सियासत के साथ। और सियासत में वो जो कुछ देख रहा था वो उसका कहीं ना कहीं इजहार कर रहा था। और मैं फिर भी रिपीट करूंगा कि कॉलम उसका, इसलिए कि उसमें एक तो कहता था ये मेरी रोजी है, और डेली लिखना, और डेली जाहिर है कि अच्छा लिखना एक बेपनाह मुश्किल काम था। तो मैं ये समझता हूं कि मुन्नू भाई एक
मुस्तरब आदमी जरूर था, लेकिन काम फोकस्ड कर गया, फोकस पे था वो, उसको कर गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। मन्नू भाई का कुछ मसले थे, यानी वो ऐसा आदमी नहीं था जिसका कोई मसला ना हो और कोई समत ना हो, उनकी समत थी और वो हमेशा उसी की तरफ जाते। अब देखें जो किरदार निगारी की है उन्होंने, नूरुल शाह, जैसे आपके यहाँ मैं ये देखता हूँ कि आपके ड्रामों में किरदार जो हैं वो बहुत सारे रिश्तों में बंधे होते हैं और उन रिश्तों के साथ जुड़ के आगे बढ़ते हैं। तो मन्नू भाई के यहाँ भी ये जो किरदार थे, आप ये रिश्ते उनकी अहमियत पे बड़ा जोर देते थे और फिर उन्हीं रिश्तों को बचाने की तरफ भी मैं देखता हूँ कि उनके ड्रामों में एक पूरी एक होता था, और वो जितनी चहल पहल थी वो उन रिश्तों के साथ जोड़ के उन अकदार जो थी जैसी भी थी, लेकिन वो उन्हें बचाना चाहते थे और उसके अंदर से जिंदगी का एक चहचहा बरामद करना चाहते थे। आप क्या कहती हैं इसमें? असल में देखिए, ड्रामा लिखने वाला हो, कॉलम लिखने वाला हो, शायर हो, अफसाना निगार हो, बिलखुसूस फिर इस दौर में ड्रामा लिखने वाला जो है, अदीब को, लिखने वाले को अपने एक एक लफ्ज के बारे में कमिटेड होना चाहिए। मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ, मेरे ये अल्फाज किसकी तरफ जा रहे हैं, इसे सुनने वाला, खासतौर पर जब आप ड्रामा की तरफ आते हैं तो ये अपना असर क्या छोड़ेगा इस सोसाइटी पर। जब तक वो बाखबर है, और मन्नू भाई की जिस तरह हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, उन्हें खबर थी, उन्हें एहसास था। असगर वाली बात यह है कि सियासत में वो उनकी निगाह गहरी उतरी हुई थी। सियासत करना ना करना, सियासत में दिलचस्पी रखना या ना रखना, ये एक अलग चीज है, लेकिन जब तक अदीब की अपने सूरत मुल्क के, अपने समाज के सूरत हाल में गहरी नजर उतरी हुई नहीं है, और यकीन कीजिए कि ये जो ड्रामा है इसमें भी इसी की जरूरत है कि जब तक आपकी गहरी निगाह नहीं है उस पर, तब तक आप अपने किसी भी लफ्ज के लिए, किसी भी जुमले के लिए ना तो आप कमिटमेंट महसूस करेंगे, ना आपको पता होगा कि आप किसे मुखातिब करने जा रहे हैं, और ना ही आप किसी और से मुखातिब हैं, बल्कि आप सिर्फ अपने स्क्रिप्ट के अंदर हैं। तो मन्नू भाई की ये खूबी थी। मन्नू भाई इस मुल्क को बदलना चाहते थे, इस समाज को बदलना चाहते थे, उनकी कमिटमेंट थी, उन्हें पता था मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन सुन रहा है, कौन मुझे पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, उसकी हालत क्या है और उसे कहाँ होना चाहिए, ये सब उन्हें पता था। यही वजह है कि ये असगर ने अभी जोक सयाल की जो बात की, जोक सयाल जिन उन्होंने मलका पुखराज के, जिस आपने बताया, शबीर क्या नाम था मेरा ख्याल है, शबीर हुसैन, शबीर हुसैन, उनका लिखा हुआ था, लेकिन मन्नू भाई ने एक उखेड़ कर रख दिया उस पूरे, और मेरे ख्याल है बहुत ही पुराने ड्रामों में से एक है पीटीवी के, जिसने ये शायद पहला ड्रामा सीरियल हो जिसने इस फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ, और जाहिर है कि वो भी मन्नू भाई के कलम से आवाज बुलंद की और सामने आया। ये जो मीठे चावल वाली बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि आज भी ये जुमला मौजूद है। आज भी मुल्क की सूरत हाल पर हम हंसकर कहते हैं पीर साईं आएगा और मीठे चावल खा के चला जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। ये बड़ी गहरा अदीब का, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, ये अदीब का अपनी जमीन और जमीन के लोगों के साथ जुड़े होने, उनके दुख सुख पर उनके साथ उसका जो ताल्लुक है, ये बहुत मैटर करता है। चाहे लिखे वो आसमानों की बात, चाहे लिखे वो ख्यालों की बात, मगर हो बाखबर। मन्नू भाई बाखबर अदीब थे, बाखबर इंसान थे, और यही वो चीज है जिसकी अब कमी आती जा रही है, और बाखबर लोग, बाखबर लिखने वाले बहुत कम हो गए हैं, खासतौर पर ड्रामा के फील्ड में।
اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ کیونکہ یہ کاروبار ہے، جب کاروبار ہے تو صرف پیسہ ہے اور قلم ہے اور کچھ بھی نہیں. میں ایک بات حمید شاید آپ جی کی جی اجازت سے جی جی کہ فرمائیں. میں نے ایسا ادیب نہیں دیکھا جو بیک وقت تمام سوسائٹی کے طبقوں میں یکساں مقبول ہو. سیاستدانوں میں، ایون انڈسٹریلسٹ میں، ایون اہل علم میں، ایون جو جس بھی طرح کے بزنس مین ہوں. مثلا مجھے یاد ہے کہ روشن علی بھیم جی بہت بڑا نام تھے. روشن علی بھیم جی وہ جب بھی لاہور آتے تھے تو مجھے اطلاع ملتی تھی کہ منو بھائی کو لے کے شام کو میری طرف آنا ہے. وہ آتے تھے ہر دوسرے میں. ان کا انشورنس کی کمپنی تھی ای ایف یو غالباً. تو روشن علی بھیم جی ہر دوسرے مہینے یا ہر مہینے آتے تھے. ہوٹل 5 اسٹار میں ٹھہرتے تھے. مجھے اطلاع ہوتی تھی کہ بھائی گاڑی نکالو اور شام کو منو بھائی کو لے آئے. اب یہ ہمیشہ رہا جب بھی آئے روشن علی بھی. اسی طرح آپ دیکھیں اعتزاز احسن کے ہاں ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں ذوالفقار علی بھٹو کی محفل میں وہ تھے. اور بھٹو صاحب کے کہنے انہوں نے سٹیج ڈرامہ لکھا جلوس. اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے جلوس لکھ لیا اور اس کو آغا صاحب نے پروڈیوس کرنا تھا, ہمارے ٹیلی ویژن کے جو تھے آغا صاحب, جو فیض صاحب پہ کتاب بھی ہے یار, آغا ناصر. اچھا, تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس میں تو کچھ لائنیں ایسی ہیں جو بٹوین دا لائنز کچھ اور پیغام دے رہی ہیں, اور وہ جمہوریت کی بہت انتہائی گہرائی تک جا رہی ہیں. تو وہ ڈر گئے. لیکن بھٹو صاحب نے کہا ڈرنے کی بات نہیں, جو کچھ ہے آپ بنائیں. اور انہوں نے بنایا. اور بھٹو صاحب آئے, اس کی ریہرسل دیکھی, 2 منٹ خاموش رہے, پھر کہا یہ چلے گا. اور وہ دکھایا گیا, راول پنڈی میں وہ دکھایا گیا. تو بہرحال منو بھائی کے بہت سارے شیڈز ہیں, بہت سارے. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو ہر جگہ دیکھا ہے, ہر محفل میں دیکھا ہے, ہر طرح کے لوگ. اچھا, موالیوں میں وہ بیٹھ جاتے تھے. کوئی ان کو پکڑتا تھا, کہتا تھا منو بھائی یہ کام ہے, چلو. سائیکل پہ بیٹھے ہیں جا رہے ہیں, یا کسی رکشے میں بیٹھے ہیں جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے. یعنی ان کے ہاں ایک عجیب و غریب ایک عوامی ان کا ایک پہلو تھا کہ ان کو کوئی بھی پکڑ کے لے جا سکتا ہے, کوئی بھی کہیں لے جا سکتا ہے, جس کو کچھ زیادہ جانتے بھی نہ ہو. وہ اس نے بھی اگر کہا کہ سیکریٹریٹ میں میری بیٹی کی یہ درخواست پھنسی ہوئی ہے, چلو, لے گئے, جا کے بیٹھ گئے, اور کئیوں کے کام نکلوائے, کئیوں کے کام نکلوائے. یہ بالکل میں چشمدید ہوں. اور وہ بڑی خاموشی سے کر جاتے تھے. اسی طریقے سے میں نے ایک چیز اور نوٹ کی کہ ان کے کالموں کے بڑے گوناگوں موضوعات تھے, بڑے عجیب و غریب موضوعات تھے. کسی بیوہ کا مسئلہ ہے, کسی کوئی ریپ ہوا ہے, کسی کے ہاں کوئی خودکشی ہوئی ہے, کسی کا کچھ ہوا ہے, وہ اس کی پھر تہ تک پہنچتے تھے. اور اپنے کالم میں وہ اس کی لیئرز بناتے تھے, اور وہ لیئرز اس طرح بناتے تھے کہ جو سادہ ہوتی تھی تاکہ عام قاری بھی پڑھ سکے اس کو. تو یہ اس کے کالموں کے بہت جہتے ہیں, بے پناہ جہتے ہیں. رلانے پہ آئے رلا دیا, ہنسانے پہ آئے ہنسا دیا. یہ ایسی طبیعت کا آدمی تھا. بہت خوب, آپ نے بڑے مزے کی بات. آپ کی اسی بات کی کنٹینیوٹی میں بتاؤں کہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک بچی آئی, ایک بہت ہی ینگ بچی, کہہ تو رہی تھی کہ میں پی ایچ ڈی ابھی کر رہی ہوں. عالمہ بی بی فاؤنڈیشن کے نام سے وہ ایک ادارہ چلا رہی ہے لاہور میں, جو اسی نچلے طبقے سے وہ بچے جن کی مائیں کام پر چلی جاتی ہیں اور وہ گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں, انہیں پڑھانے کے لیے اس نے بڑا خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے. اس بچی نے مجھے بتایا کہ مجھے جس بندے نے, جو مجھے آگے لے کر آئے, جنہوں نے میرا ساتھ دیا, جنہوں نے میری بہت مدد کی اور میرے ساتھ ساتھ آخر تک رہے, وہ منو بھائی تھے. اور بڑی باتیں اس نے کی کہ منو بھائی کی جو سپورٹ تھی, اور منو بھائی نے جس طرح لوگوں سے بات کی, فنڈنگ کے لیے بات کی, سارا کچھ. اب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں, میں اسی کی کنٹینیوٹی میں کہہ رہی ہوں
کہ ان کا ایک لکھنے کے علاوہ بھی ان کا اپنا جو کردار تھا، جس طرح وہ شاید اتنے بھرپور تھے کہ وہ کسی ایک کام میں سما نہیں سکتے تھے. اس کے بعد بھی ان کو پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت پڑتی تھی انسانوں کے لیے، جہاں وہ ہر جگہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں. اچھا، اسی حوالے سے ایک بات کہ جو نور الہدیٰ شاہ نے بات کی ہے، اس کا میں عملی ثبوت دے رہا ہوں. ان کے کالم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آخری پیراگراف میں ہوتا تھا کہ یہ کینسر کا ایک مریض ہے یا یہ ایک بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور یہ میری گواہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نمبر ہے. آپ یقین کریں اس طرح انہوں نے طالب علموں کی، مریضوں کی اتنے فنڈز آ گئے کہ وہ خود اگلے دن پھر ان کو لکھنا پڑتا تھا کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب اس کو نہ دیا جائے. یار یہ چیزیں تو وہ ہے نا کہ جو چھپی ہوئی ہیں، اس کے لیے مجھے کسی یادداشت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پھر سندر فاؤنڈیشن اسی کی ایک کڑی ہے کہ ان کی ایک آواز پہ لوگ کیوں، اس کی وجہ ہے یار بات یہ ہے اس شخص کے پاس 7 مرلے کا مکان، ٹھیک ہے، اسی میں اس کا جنازہ اٹھتا ہے اور اسی میں ساری زندگی وہ گزارتا ہے. اور 7 مرلے کا مکان کیسے ملا تھا یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ نہیں لے رہے تھے. حنیف رامے چیف منسٹر تھے، حنیف رامے، اور حنیف رامے نے ہاتھ جوڑے کہ منو بھائی تو اپنے لیے نہ صحیح، تو اپنے بچوں کے لیے، 2 بچے آپ کے، بیوی ہے، تو تم یہ مجھ سے لے لو اور میں یہ تمہیں فری میں نہیں دے رہا، آپ اس کے پیسے جو سرکار کے ہیں وہ آپ دیں گے اور وہ جمع ہوں گے اور یہ لے لو. تو تب کہیں دوستوں نے منتیں کی کہ منو بھائی خدا کے لیے، اور یقین کریں کہ کتنے بڑے ادارے کے ساتھ رہا. اب میں اندر کی بات بتا کہ جو تنخواہ، جیسی تنخواہ اس کو دی گئی، اس نے انسسٹ نہیں کیا، جبکہ اس گروپ میں لوگ زیادہ تنخواہوں پہ چینل چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے جب اپنا معاوضہ بڑھوا لیتے تھے. منو بھائی نے یہ حرکت نہیں کی، صرف اس سے پہلے مساوات میں وہ ضرور تھے. کیوں؟ بھٹو صاحب کی وجہ سے. تو بس اس نے زیادہ اخبار بدلے ہی نہیں، بس یہ مساوات ہے. یا اس سے آفاق سے نوکری شروع کی تھی، وہ تو بیچارہ آفاق اب کا ختم ہو گیا. تو میں کردار کی بات بتا رہا ہوں کہ پیسے کو انہوں نے کبھی اہمیت نہیں دی. چھوٹا سا گھر آج بھی وہی ہے اور ان کے بچوں کے پاس ہے. انہوں نے اس دوران اتنی ریل پیل ہوئی دولت کی، لفافے چلے، سب کچھ ہوا، صحافی بکے، مان لیں بک رہے ہیں اور بڑے مہنگے داموں بک رہے ہیں. لیکن منو بھائی جیسا، حسین نقی جیسا، آئیے رحمان جیسا، نثار عثمانی جیسا کوئی نہیں آئے گا. ہاں یہ تو ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات ان کی شاعری پہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں جو محاورے کا رچاؤ ہے ان کی زبان میں، بالکل ایسی سلجھی طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. مثلا دیکھیے، اوکھا سب تو من کا منگنا، شیر دے منہ چو بوٹی کھونی، الا کولو ماس نہیں ملدا، ہونی تے نہیں ہوندی ان ہونی. اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک تو زبان ان کے پاس تھی، اور زبان جو ہے وہ ایسی تھی کہ وہ با محاورہ زبان تھی. ایسا نہیں کہ وہ جملہ جو ہے بالکل بڑی اور کاٹدار زبان تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ ان کے پاس جو خیال کی قوت تھی وہ بھی بڑی شدید. مثلا آپ دیکھیں تقسیم کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ خواب تھے. خواب کیا تھے کہ جی لا الہ نو منن والے بھکھے ننگے بے گھر لوکی فٹ پاتھاں تے لیٹے ہوئے سوچ رہے نے پاکستان دا مطلب کی. یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں خواب تو آپ نے دکھائے تھے دودھ کے اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اب جو ہے صورتحال وہ یہ ہوگی ہے. پھر ان کا آپ دیکھیں اسی شاعری میں وہ ایک مقام پہ ایک فلاحی ریاست کے مقابلے میں جو سیکیورٹی سٹیٹ بن گئی ہے ہماری، اس کے اوپر وہ کیسے کمنٹ کرتے ہیں. بھک چھت نال رسیاں بندی، بھک چھت نال رسی بندی ہے، چاغی دے وچ بم پھٹدے نے.
ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ख्वाबां ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ख्वाबां ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮਨੂ ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੁਆਫਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ जनाब पिज़्ज़े बेच रहे हैं बड़ी क्या कुछ हो रहा है। तो भाई ये देख ले, तो मनु भाई तो इस तरफ इशारा भी ये करता है। फिर तबकाती तकसीम जो थी ये उनका खास मौजू था। इसके पे कहते हैं कि असी विचारे बोड़ा थले उगण वाली घा दे तीले दुबते मीनू तरस गए हैं, लख करोड़ा दा की कहना दसते वी नू तरस गए हैं। तो ये जो उनका एक पूरा एक, मैंने पहले जैसे गुजारिश की है कि उन्होंने पूछा किसी ने कि भाई आप जो है इस मुल्क का हल क्या है, उन्होंने कहा जी सोशलिज्म। तो इस पे आप बात जरा करें असगर नदीम सही। नहीं, मैं हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। वो बहुत शायरी जो है वो बड़ी 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 एक टारगेटेड शायरी है। सियासत पे वो बात कर रहे हैं, निज़ाम पे वो बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एक नज़म के अंदर लिखा है जनाब कि 26 साल दे मार्शल लॉ विच बाकी उम्र हटा बैठे हैं। मतलब हाँ। उन्होंने बाकायदा टारगेटेड किस्म का उनका एक नुक्ता मैं वजह बताता हूँ कि मार्शल लॉ तो हम सब ने इकट्ठे भुगता है जी जी। और 11 साल और फिर उसके बाद का जमाना भी। तो इस दौरान मुझे याद है कि हम 83 में सिप्ते हसन ने तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस जब कराची में की तो मैं और मुन्नू भाई और किश्वर नईद हमने एक बोगी बुक कराई और उसमें हम सब अदीब गए और हमने वो शिरकत की और ठीक ठाक ताकत के साथ शिरकत की। मैंने ये देखा है कि मुन्नू भाई ने अपना नजरिया संभाल के बहुत हिफाजत के साथ पवित्र समझ के उसको अपने सीने से लगा के रखा। ठीक है, कोई मौका नहीं आया, हालांकि कई मौके आए जिसमें वो इधर उधर हो सकता था, मगर नहीं, पीपल्स पार्टी से डिसोल्यूशन हुआ लेकिन उसने किसी और पार्टी का तराना नहीं गाया, वो वहीं का वहीं रहा। अच्छा, इसी हवाले से अगर आप देखें तो आखिरी वक्त में उनके कॉलम है, कोई कम से कम भी हो तो 100 कॉलम है जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। बिल्कुल सही। अच्छा, और टेड ग्रांट की जो फिलॉसफी ने जो इस ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो कुछ कहा वो उसे कोट करते थे और कोट करके वो पूरा कॉलम जो 100 के करीब कॉलम। तो मैंने उसको कहा एक दिन, मुन्नू भाई मैनू लगता है तेरे कॉलम में 2 चीज़ां फस गई ने। कहता केड़ियां? मैं कहा एक टेड ग्रांट ते एक जवेद शाहीन, क्योंकि हर कॉलम के आखिर में वो जवेद शाहीन का एक शेर लिखते थे जो अच्छी बात थी, बहुत अच्छा शेर होता था। मैंने तो ऐसे तंज किया। कहता हाँ ऐ फस गए हुण मैं की करा। मैं कहा तू इन्हों अपने को संभाल के रख। मतलब कहने का ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जो पैंतरा है, इस पैंतरे को भी सरमायादारी निजाम को भी वो समझ रहे थे और इस पे गालिब का जो एक शेर है वो बड़ा कमाल का है, गारत गरे नामूस ना हो गर हवा से जर, क्यों शाहिद गुल बाग से बाजार में आवे। बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करते थे कि क्या अभी ग्लोबलाइजेशन का कोई डंका नहीं बजा था लेकिन गालिब ये बात कर गया था। तो बड़े लोग वक्त से पहले बात कर जाते। हाँ। ये बड़ी उनका पहलू था। ये बात जबरदस्त आपने कही है। मुझे 40 साल पहले की वो एक बात याद आ रही है उनके साथ। मैं स्टूडेंट था उस वक्त और मैं वो एक तलबा अदालत लगी तो मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने कि भाई आपने साफियों के ऊपर एक इस्तगासा दायर करना है। और जो इसे दिफा करने वाले थे साफिये का वो मुन्नू भाई थे। तो मैंने जनाब बड़े तराशे इशारा से इकट्ठे किए कागज़े कागज़ सारे, जनाब ये देखें ये साफत है, ये साफत है, ये साफत है। तो उन्होंने बड़े मजे की बात की, वो मैंने वही लफ्ज उनके लिखे हुए थे यहाँ पे कि उन्होंने कहा जनाब कि वकील इस्तगासा ने तलाश कर करके अखबारात के गंदे तराशे अदालत में पेश किए। ये इससे आधी मेहनत से साफत की अच्छी बातें भी इकट्ठी कर सकते थे, मगर ये इनका जाती मामला है, किसी की जाती पसंद को मुकदमे के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन मीलाड इस्तगासा नौजवान और कम उम्र है, इस उम्र में उरियानी और फाशी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी तो और किस उम्र में लगेगी, क्या हमारी उम्र में लगेगी। तो ये उनका यानी आप कह लीजिए कि फौरन जवाब देना, कोई बात जो है उसे बना लेना,
यही उनके किरदारों के यहाँ भी हुआ, और यही आप देखते हैं कि शायरी में जब वो बात करते हैं, कालम के अंदर जो बात करते हैं, तो एक तो शगुफ्ता रखते हैं अपनी बात को, मजे की बात को होती है, और उसमें कोई ना कोई नुक्ता सुझा देते हैं। जी गुरुदा शाह, आप मैं समझती हूँ कि मुन्नू भाई ने अपने शगुफ्ता जुमलों में, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि उन्होंने अपने शगुफ्ता जुमलों में वही कुछ बातें ऐसी कि यहाँ, बल्कि मैं मुन्नू भाई के कालमों में लिखे हुए कई ऐसे जोक्स जो आज भी मैं कोट करती हूँ मगर मैं यहाँ नहीं कर सकती, और जिस तरह उन्होंने जिस तरह वो खुल के उन्होंने कह दिया हर बात, हर मजाक कह दिया। सो अभी आप ये बात जब कर रहे थे तो मुझे वही याद आ रहा था कि मैं भी उनके कुछ जोक्स आज भी इतने पुराने, बरसों पहले के पढ़े हुए, और जाहिर है कि जब आप उसे कोट करते हैं तो हम मुन्नू भाई का नाम लेते हैं कि एक बार मुन्नू भाई ने कहीं लिखा था, जिंदगी की रंगीनियों में भी वो मौजूद हैं, मुस्कुराहटों में भी वो मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गमों में मौजूद हैं इस मुल्क के लोगों के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो काटदार जुमले जो हैं वो सिर्फ आंसुओं से भरे हुए हैं, वो मुस्कुराते हुए भी हैं। ये कमाल है, ये कमाल है। एक इंसान के कितने रंग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मुन्नू भाई पर जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कई रंग हैं उनके, कि उनके बाद आप लोग जिन्होंने उनके साथ इतना वक्त गुजारा है कि उन्हें याद करते हुए हंस भी दें, मुस्कुरा भी दें, और रो भी दे इंसान, और हसरत भी हो कि काश वो अभी मौजूद हो। ये सब मुन्नू भाई के और जाहिर है कि तख्लीकी सूरत में भी वो ये तमाम रंग सामने आते रहे हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने शायरी भी की है, उन्होंने कॉलम भी लिखे, ड्रामे भी लिखे, अमली तौर पर अपना किरदार भी अदा किया, बोले, बहुत बोले, जैसे आप कह रहे थे शुरू में कि बोलते रहे, और जाहिर है कि लोग उन्हें सुनना चाहते थे और सुनते रहे। और अभी जब उनकी जबान की वो लकनीत की बात हुई तो मैं अभी ये सोच रही थी कि जिस जबान पर जिंदगी का और जमानों का इतना बोझ रखा हो, उसमें इतनी लकनत तो आएगी ही, जिसने इब्तिदा से ही देखा हो ये सब कुछ। सो बहुत कुछ जो है मैं समझती हूँ कि कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने आज आप लोगों से सुनी हैं, और मैं और भी ज्यादा कमी महसूस कर रही हूँ। दो दिलचस्प बातों पे बात आ गई है, वो असल में उनकी शख्सियत जो है, नहीं दो जुमले उनके मुकम्मल नहीं होगी। दिलदार परवेज भट्टी ने उनसे टेलीविजन पे पूछा कि हमारी भाभी, आपकी बेगम आपको किस नाम से पुकारती है? यही वाला यही वो जोक है जो मैं आपको कह रही थी कि मैं कोट नहीं कर रही यहाँ पर। अच्छा, तो कहने लगे कि ओ मैनू दिलदार कहती है, वो मैनू दिलदार। अच्छा, लेकिन उसने ये कहा, फिर एक जगह कहा कि मुन्नू भाई आपको बेगम किस नाम से बुलाती है? कहते हैं कि इसी नाम से बुलाती है। मुन्नू भाई कहती है, लेकिन सिर्फ कहती नहीं, अब वो समझती भी है। अच्छा नजीब, ये दो तीन चीजें मुझे मुन्नू भाई के यहाँ बहुत ज्यादा नजर आती हैं। मसलन नॉस्टैल्जिया एक है, जिंदगी के दुख और सुख को जब भी वो याद करते हैं, जो नज्म का भी जिक्र कर रहे थे कि वो भी खूब दिहाड़े सन, भुख लगती सी मंग लेंदे सा, मिल जांदा सी खा लेंदे सा, नहीं सी मिलदा रो पैंदे सा, रोंदे रोंदे सो रहिंदे सा। ए भी खूब दिहाड़े ने, भुख लगदी है मंग नहीं सकते, मिलदा है ते खा नहीं सकते, नहीं मिलदा ते रो नहीं सकते, ना रोइए ते सो नहीं सकते। अब ये आप देखें कि दुख सुख को उन्होंने भी नॉस्टैल्जिया के साथ जोड़ के देखा। दूसरी चीज उनके यहाँ जो बड़ी वाज़े आई, वो जो लोक दानिश है ना, विस्डम है आम आदमी का, जो वो खजाना थे उसका। जैसे आप देखें, दूध विचो उड़ गई चटियाई ते चटनी विचो खटियाई,
ਲੌਂਗਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮੁੱਕੇ, ਵੰਗਾਂ ਦੀ ਛਨਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ शनाई। तो ये जो है कि आंखों में से आपका पहचान जो है वो खत्म हो गई है। और मैं वजह बताता हूँ कि मैं वजह बताता हूँ। मैं ये इसलिए देखता हूँ कि मैं छोटे छोटे स्टेशन के प्लेटफार्मों पे पला हूँ। हाँ। और मैं पुलिस से लेकर तो एक आम वर्कर के साथ रहा हूँ। और जैसे शुरू में भी ये बातें हुई, तो ये सारी फोक विजडम या लोक दानाई जो है, ये वाकई उसने लोगों से ली है और किसानों से ली है, मजदूरों से ली है। उनके यहाँ वो उन्हीं में रहता था, तो इस वजह से उनकी इन बातों में बहुत बड़ी दानाई और बहुत वजन है। और हम बहुत सारी बातें इस वक्त मुझे याद आ रही है, लेकिन जैसे नूरुल हुदा शाह ने कहा, हम इस वक्त दोहरा नहीं सकते उनके वो लतीफे, उनका वो जो महफिलों में अचानक बेसाख्ता एक ऐसा जुमला आ जाना कि बस महफिल समझ नहीं पाती थी कि मुन्नू भाई की जहानत किस किस तरह से है और किन किन पहलुओं से है। तो ये एक गैर मामूली शख्सियत का मैं समझता हूं एक जमाना था, वो जमाना उसका था और वो उस जमाने में रहा। और लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि मिंटो ने भी अपने वफात से पहले जो जुमला कहा है, रिकॉर्ड पे है कि अब इस जिल्लत को खत्म हो जाना चाहिए। ये मिंटो का जुमला है और ये आखिरी जुमला है। और मुन्नू भाई का भी आखिरी जुमला, जो उन्होंने आखिरी जुमला कहा वो ये था, यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। देखो कितनी ताकत लेके जा रहा है। मजा नहीं आया का मतलब बड़ा अहम है कि मुझे तो बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ बसर करना था, यार ये जल्दी क्यों हो गया, मैं ये समझा। तो ये एक बहुत बड़े लोगों की जो अपने साथ ले जाते हैं, बहुत कुछ ले जाते हैं, वो जमाना ही साथ हो गया है। मैं तो ये समझता हूँ, पीछे नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुन्नू भाई बहुत बड़े आदमी थे, बहुत एक बासूल सहाफ़ी, एक बहुत हमदर्द इंसान, एक खूबसूरत कालम निगार। और नज़म देखिए, पंजाबी में उन्होंने जितनी भी शायरी की और क्या मज़े से उन्होंने लिखा, और वो भी लिखा तो लोगों के लिए लिखा। तो आखिर में आप नूरुल हुदा शाह कुछ ऐड करना चाहें तो कीजिए फिर। बस मुझे अभी असगर जो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मजा नहीं आया, मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि यार जो देखा और जो देख कर जा रहा हूँ मजा नहीं आया, ये वो नहीं था जो मैंने चाहा। तो बिल्कुल सही है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि मुन्नू भाई की तरह के हमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक जिंदा हैं तो यही सोचेंगे कि मजा नहीं आ रहा। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। मेरे ख्याल है इसी जुमले पे हम इख्तिताम करते हैं मुन्नू भाई का, कि उन्होंने जो कहा कि मज़ा नहीं आया, तो दरअसल वो पूरी ज़िंदगी जदोजहद में गुजारी, और जिस तरह की उन्होंने चाहा था, जिस तरह के ख्वाब देखे थे, चाहे वो तकसीम के हवाले से हों, चाहे वो इस रियासत के हवाले से हों, चाहे वो आम आदमी के हवाले से हों, चाहे वो दुखों, गरीबों के दुखों के हवाले से हों, मैं अपना इजहार कल्चर के हवाले से भी उनने जो कुछ देखा, और जाहिर है उसमें कसक बाकी रही, और उन्होंने कहा कि मजा नहीं आया। तो मुन्नू भाई, आपको मजा नहीं आया, और हम भी ये देख रहे हैं कि हमें भी मजा नहीं आ रहा। खुदा करे कि आपके ख्वाब पूरे हों जो आपने देखे, खुदा करे कि हम उन ख्वाबों को हासिल कर सकें या अपने आइंदा नस्ल को मुंतकिल कर सकें। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया।